स्टूडेंट वीडियो में सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा 9 नंबर पर लेसन है चिड़िया की बच्ची, इस पाठ का हमने वाचन किया था, जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। अब इस जो लेसन में आपने पाठ पढ़ाई होगा, आपको कुछ आइडिया आया होगा कि चिड़िया की बच्ची। अब लेसन में क्या दिया हुआ है कि यह पाठ उस चिड़िया पर आधारित है जिसे एक सेठ अपने कैद में रखने की कोशिश करता है। लेकिन आपको तो पता ही है कि हमने जो हमारी पहली कविता पढ़ी है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसमें देखा है कि पक्षियों को आज़ाद रहना है, उनको आज़ाद रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें सोने के पिंजरे का, सोने की कटोरी का कोई मोह नहीं होता है, क्योंकि यह सारी चीज़ें उनके लिए नहीं होती है। उस कविता में वही दिया है और इस पाठ में भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। केवल मनुष्य के लिए ही यह सारी चीज़ें महत्व रखती, जो सोना, चांदी, पैसा, हीरे, मोती, ये सारी चीज़ें जो है ये मनुष्यों के लिए ही महत्वपूर्ण होती है, पक्षियों के लिए, प्राणियों के लिए नहीं होती है। इस तरह इस पाठ में लेखक एक सेठ का उदाहरण देते हैं कि कैसे वह सेठ एक सुंदर सी चिड़िया को अपनी बातों से कैद में करना चाहता है। तो आइए सेठ और क्या क्या कोशिश करता है उस चिड़िया के लिए हम देखते हैं। पैराग्राफ देखिए, पहला पेज नंबर 67। माधवदास ने अपनी संगमरमर की कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे, रकाबियों से हौजे में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अब माधवदास ने अपनी यहाँ पे एक संगमरमर की एक नई कोठी बनवाई है। कोठी यानी जो बंगले टाइप का होता है उसे कोठी कहा जाता है। उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। वह कला, जिसे आर्ट कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। जब उसने अपनी कोठी या बंगला बनवाया तो उसके सामने एक सुंदर बगीचा भी बनवाया है। फूल पौधों से, हौजों में लगे फव्वारों में उछलते हुए पानी से उन्हें बेहद ज़्यादा लगाव है। शाम के समय जब आसमान विविध रंग का हो जाता है, तब वे कोठी के सामने या कोठी के बाहर एक चबूतरे पर तख्त डलवाकर उसके सहारे, मसनद के सहारे, वे गलीचे पर बैठकर प्रकृति के सुंदर दृश्यों को निहारते हैं। जब शाम का समय होता है तब वो अपने बगीचे में आकर कोठी के बाहर बैठकर उस सुंदर प्रकृति को निहारते रहते हैं, उस दृश्य को वो निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी समय है। प्रकृति का सुंदर दृश्य देखकर मानो उनका मन भर जाता है। मित्र रहे तो माधवदास उनसे हंसी मजाक कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, नहीं तो फिर हुक्का पीते हुए यूं ही शाम का समय गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, धूप प्रकाश थोड़ा थोड़ा ही था। माधवदास बस मसनद के सहारे बैठे थे। लेखक कहते हैं कि माधवदास की जिंदगी ऐशो आराम भरी थी। उसके पास क्या नहीं था, पर सब कुछ होते हुए भी कुछ एक खालीपन उनके जहन में था। सब कुछ था, उसके पास बंगला था, पैसा था, हीरे जवाहरात थे, लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। वो शायद किसी की तलाश में अभी भी तलाश कर रहा था। आगे देखते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप या प्रकाश में उनसे छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर कर भी कुछ खाली रहता था। मैंने पहले ही बताया कि सब कुछ होते हुए भी माधवदास का मन अभी भी खाली था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा सी नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था
और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, कभी फुदकती थी। वह बहुत खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। अब सेकेंड पैराग्राफ में देखिए कि उस दिन शाम को जब माधवदास अपने हर रोज़ की तरह जब अपने बगीचे का सुंदर चित्र निहार रहा था, तो उसी दिन शाम को गुलाब की एक डाली पर एक सुंदर सी चिड़िया आकर बैठ गई। लेखक ने इस चिड़िया का वर्णन कुछ इस तरह से किया है कि उसकी जो गर्दन थी वो लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर नीली पड़ गई थी। पंख बहुत ही चमकदार थे, उसका सिर छोटा सा था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी की होती। इसका मतलब उसके जो पंख थे वो अलग अलग तरह के रंग के भरे हुए थे, यानी उसके शरीर पर जो पंख थे वो कुछ अलग अलग रंग के दिखाई दे रहे थे। लेखक कहते हैं कि उस चिड़िया को माधवदास की संपत्ति सत्ता का कुछ पता ही नहीं था। वह अपनी ही धुन में कभी अपने पंख हिलाती तो कभी इधर उधर फुदकती थी। अब अपनी नन्ही सी चोंच से बहुत ही प्यारी बातें, आवाज़ें वो निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश है। अब यहाँ पे जो चिड़िया का वर्णन दिया हुआ है, आपको पता ही है, जब हमारे भी आंगन में अगर कोई चिड़िया आती है तो वो सभी लोगों के आंगन में जाती है। गरीब लोगों के आंगन में भी जाती है और जिनके पास महल है, जिनके पास बंगला है, उनके भी आंगन में वो जाती ही है, क्योंकि उसको ये नहीं पता रहता कि कौन गरीब है कौन अमीर है। उसको भेदभाव करना नहीं आता, कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अमीरों के ही घर में जाकर बैठेगी या वो सिर्फ गरीबों के ही घर में जाकर बैठेगी, अमीरों से उसे नफरत है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ मनुष्य फॉलो करता है, प्राणी पशु पक्षी इसको फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे लेखक ने यही बताया है कि माधवदास जब अपने बगीचे में बैठे थे तो वो सारी जो हरकतें हैं इस चिड़िया की देख रहे थे। उन्हें उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी लगी। वे उस चिड़िया का एक डाल से दूसरे डाल पर फुदकना, उड़ना देख रहे थे और इस समय वे सब कुछ भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। अब माधवदास ने यहाँ पे उस चिड़िया को यही समझाया कि तुम्हारे लिए ही यह बगीचा मैंने बनवाया है, बिना रोके टोके तुम यहाँ पे आ सकती हो, तुम्हें यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होगी। आगे देखते हैं। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक घबरा गई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में मैं यहाँ टिक गई थी। तो माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई, वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। अब यह जब माधवदास ने कहा कि तुम्हारे लिए ही यह बगीचा मैंने लगवाया है, तुम यहाँ बिना झिझक के आया करो, ऐसा समझो कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। अब यह सारी बातें सुनकर जो चिड़िया थी वो असावधान रह गई। बाद में उसे मालूम हुआ कि माधवदास उसी के साथ बातें कर, पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब पता चला तो माधवदास उसी के साथ बातें कर रहे हैं। वे अचानक से फिर से वो घबरा गई। फिर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। उड़ते उड़ते थक गई थी, इसलिए पल भर सांस लेने के लिए इस बगीचे में रुक गई। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पंछियों को उड़ने के लिए, कहीं बैठने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। वे जब चाहे जहाँ चाहे उड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, मन मर्जी घूम फिर सकते हैं। पर यहाँ जब उस चिड़िया को पता चला कि यह बगीचा माधवदास का है, वह उनसे माफ़ी मांगते हुए वहाँ से जाने की बात करती है। आगे देखते हैं। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है।
तुम्हें देखकर रागिनियों का भी जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों नहीं रहती हो? चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने मैं ज़रा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि चिड़िया जाने की बात कहती है, तब माधवदास उस चिड़िया को कहते हैं कि यह बगीचा मेरा है और यह कोठी भी मेरी है। चिड़िया, तुम कितनी भोली हो और प्यारी हो, तुम यहाँ से मत जाओ। उस चिड़िया को देखकर माधवदास का मन एकदम से प्रसन्न हो गया था, इसलिए उस चिड़िया को वहाँ से न जाने की बात माधवदास बार बार उस चिड़िया को कह रहे थे। तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ है। यह सुनकर चिड़िया अभी थोड़ी सी और सकुचा गई। सकुचा जाना इसका मतलब थोड़ी घबरा गई, हिचकिचाहट करने लगी। उसे यह एहसास होने लगा कि उसने कोई यहाँ बगीचे में बैठकर गलती तो नहीं कर दी है। उसने भयभीत होकर कहा माधवदास से कि माफ़ करना, मैं उड़ रही थी, उड़ कर मैं थक गई तो थक कर थोड़ी देर आराम करने यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी। यह बगीचा आपका है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मुझे पता नहीं था ये बगीचा आपका है। मैं यहाँ पे आई हूँ, ये मेरे हाथों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अभी मैं यहाँ से उड़ जाऊँगी। आगे देखते हैं। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो। प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना है, मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली चिड़िया। अब इस पर माधवदास ने उसे यही कहा कि हे मेरी भोली चिड़िया, पागल मत बनो। देखो ज़रा तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो ज़रा पानी कैसे खेल रहा है, गुलाब भी हंस रहा है। अगर तुम मेरे महल में चलोगी तो और भी ढेर सारी चीज़ें तुम पा सकोगी। मेरा मन एकदम से उदास सा है, भला मैं कब खुश हो जाऊंगा। मेरे पास सोना मोती है, तुम मुझे खुश रखना। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बनवाऊंगा जिसमें मोतियों की झालर लगी होंगी। और तुम्हें क्या चाहिए? अब बताओ तुम्हारी माँ के पास क्या है। तुम यहाँ सुख से रहो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माधवदास अपने सोना मोती सारे ऐशो आराम का लालच देकर उस नन्ही चिड़िया को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो चिड़िया उन्हीं के पास रहे। वह चिड़िया भी घबरा गई। उनकी बातें सुनकर वो बार बार माधवदास से कहने लगी कि मुझे तो मेरी माँ के पास जाना है, मैं यहाँ पे आई, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अब आगे चिड़िया और माधवदास क्या क्या बातें करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको पार्ट को अच्छे से पढ़कर रखना है। इसके आगे वाला पोर्शन जो पेज नंबर 69 है, वहाँ से आगे तक आपको पढ़कर रखना है। थैंक यू, टेक केयर।